जय हिंद बच्चों। आज हम लोग आ गए हैं आईसीएससी बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर लेके। पहला हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। बैक हो जा, ये बैक हो गया। आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करिए आई मेड फाउंडेशन। आई मेड फाउंडेशन, ये हमारा चैनल का नाम है। आप जब चैनल पे जाएंगे, ये रहे आदेश सर, ठीक। चैनल हम लोग खोल लेते हैं। ये देखिए प्लेलिस्ट में आते हैं हम लोग। खुल जा। ये देखिए आपको इसमें हमारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक। ये तो सीबीएसई का ही है, आईसीएसई का नीचे है। चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। आ जाते हैं हम लोग नोट्स पे। तो बच्चों, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स हमें आज पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन बाय रूट चैप्टर 2, ठीक है। तो प्लांट में एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि प्लांट में ये एब्जॉर्प्शन नाम की चीज़ क्या होती है? एब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, सोखना, यानी एब्जॉर्प्शन। जैसे आपने कभी स्पंज देखा होगा। स्पंज हम आप जब स्पंज को लेके, मान लीजिए एक स्पंज है, इसको अगर हम पानी में डाल देंगे ये फूल जाएगा, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाएगा। That is called absorption. The process of absorbing of water or other liquid substances is called absorption. अच्छा, ये किसके थ्रू हो रहा है? रूट के थ्रू हो रहा है। रूट के थ्रू हो रहा है। कहाँ हो रहा है? प्लांट्स में हो रहा है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे, मेरी ये आशा है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक। पहले एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स। आपने कभी सोचा होगा, अच्छा प्लांट है, ये पानी एब्जॉर्ब तो कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? इसको पानी की क्या ज़रूरत है? अगर प्लांट पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम ट्रांसपिरेशन है, ठीक। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। इसको H2O की ज़रूरत, H2O यानी वाटर, H2O की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में, विच इज़ अ वाइटल प्रोसेस। और क्या क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। आइए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी। द स्टडी, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मतलब जो आप पढ़ रहे हैं अभी, जो सब्जेक्ट बायोलॉजी, उसका एक ब्रांच है, यानी कि भाग है, विच डील्स विद द लाइफ फंक्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ अ प्लांट। या सर ये लाइफ फंक्शंस क्या होते हैं? लाइफ फंक्शंस, फंक्शंस विच आर नेसेसरी फॉर अ प्लांट टू मेंटेन इट लाइफ, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म, ऑल फंक्शंस हैपनिंग इन अ प्लांट which are required for it to happen to stay क्या लिविंग। मतलब अगर एक प्लांट को जीना है तो उसको लिविंग रहना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग भी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जिंदा होना है, आपको बचे रहना है इतनी ज़्यादा धूप में बेसिकली। तो आप पानी पीते रहें और हमारा लेक्चर एंजॉय करते रहें। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है। द रूट नॉट ओनली फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल गिविंग इट सपोर्ट। मतलब अच्छा, आज आप घर जाइए, आप तो घर में ही होंगे बेसिकली, घर में, लाइब्रेरी में, जहाँ भी हो आप ज़रा ट्राई करिएगा कहीं बाहर जाने की, और कोई आपको छोटा पेड़ दिखे तो उसको अपने हाथों से पकड़ के खींचने की। तो उसमें दम तो लगेगा, दम तो लगना चाहिए ना सर। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें रूट्स होते हैं। एक प्राइमरी रूट होगा, उसके कुछ हेयर्स होंगे जो कि सर्विस एरिया बेसिकली सॉइल में बढ़ा देंगे, जिससे उसको सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, अगर सपोर्ट ना मिले तो सर, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आंधी आएगी और प्लांट गिर जाएगा। प्लांट गिर जाएगा तो मर जाएगा ना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो होगा ही नहीं, उसके प्रोसेसेस होने बंद हो जाएंगे, ठीक। द रूट नॉट ओनली फिक्स द प्लांट इन सॉइल गिविंग इट सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट देता है, ठीक। बट द मोस्ट important एंड लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन बाय द रूट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यानी कि पहला रूट ने क्या किया? प्लांट को सपोर्ट दिया। दूसरा फंक्शन क्या आया? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कंडक्ट देम टू द स्टेम। मतलब अब जब पानी एब्जॉर्ब करेगा कोई भी प्लांट सॉइल से, तो उसके साथ मिनरल्स आएंगे। हाँ सर आएंगे। कौन सा मिनरल्स? जो कि नेसेसरी है प्लांट्स के लिए, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, जो भी सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक।
सप्लाई टू द लीव्स, फ्लावर, प्लांट्स, फ्रूट्स। ठीक, नीचे से पानी एब्जॉर्ब होगा, ऊपर जाएगा। हाँ सर, समझ में आ गया। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ लिया। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद लाइफ फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। आगे बढ़े बच्चों, कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्यों जरूरत है एक प्लांट को वाटर और मिनरल की, क्यों जरूरत है? जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसकी क्या जरूरत है? अच्छा सर बताइए। वाटर इज नीडेड इनसाइड द प्लांट बॉडी फॉर 4 पर्पसेस। चलिए हम एक पेज पे पहले लिख लेते हैं कौन कौन से पर्पस हैं। नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये आप चाहें तो अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। पहला क्या है सर? फोटोसिंथेसिस। सर ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो यानी फोटॉन्स और सिंथेसिस मतलब सिंथेसाइज करना। कोई भी प्लांट, कोई भी ग्रीन प्लांट जब अपने बॉडी में अपने खाने को सिंथेसाइज करता है उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। वाटर इज यूज्ड अप बाय द ग्रीन लीफ। ये सिर्फ कहाँ होगा? ग्रीन लीफ बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होगी? बताओ बच्चों। ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स ओनली। ठीक, एज अ रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक, फोटोसिंथेसिस क्या हमने पढ़ा था पीछे? ग्लूकोज फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन, therefore water is needed। फिलहाल के लिए फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें बस इतना ही पढ़ना है कि इस प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वाटर इज नीडेड बिकॉज ग्लूकोज हैज टू बी मेड बाय दिस प्रोसेस। ठीक बच्चों, आगे बढ़ें। पहला पॉइंट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? ट्रांसपिरेशन। आपका एक चैप्टर भी है, वैसे फोटोसिंथेसिस भी एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा आईमेड फाउंडेशन चैनल पे। दूसरा क्या है बच्चों? ट्रांसपिरेशन। पानी का क्या सर? पानी का प्लांट से वेपर के फॉर्म में निकल जाना, यानी आउट हो जाना। कहां से? एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि एक्सपोज पार्ट ऑफ द प्लांट से वेपर के फॉर्म में पानी निकल जाना को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अच्छा सर, वेपर के फॉर्म में तो निकल गया, क्या निकला बच्चों? पानी निकला। एब्जॉर्ब होगा तभी तो निकलेगा। समझ में आया? ठीक बच्चों, ट्रांसपिरेशन, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर गेट्स इवापोरेटेड एज क्या? वाटर वेपर, यानी भाप। भाप बेसिकली वाटर वेपर को ही बोलते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। फॉर पहला पॉइंट, कूलिंग इन हॉट वेदर। अभी आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कितना पसीना है। सोचिए जो प्लांट जिसके ऊपर छत भी नहीं है उसको कितनी धूप लग रही होगी, तो सोचिए उसको भी तो कूलिंग की जरूरत है, होगी। हाँ सर, जरूरत तो है उसको भी कूलिंग की। कूलिंग मैकेनिज्म क्या है एक प्लांट का? ट्रांसपिरेशन। ठीक, प्रोडक्शन। अच्छा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा सर, ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन, अब मान लीजिए आपको स्कूल जाना है तो आप बस में बैठे। हाँ सर, बस में बैठे, स्कूल गए, मस्ती की, वापस आ गए। पढ़ाई लिखाई तो हमसे हुई नहीं, वो तो मैं जानता हूँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो आप करते नहीं हैं, इसीलिए आप हमारे वीडियो को देखें हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे आईमेड फाउंडेशन चैनल को। यहाँ आपको रेगुलर अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहेंगी बायोलॉजी एंड एवरी अदर चैप्टर पे। ठीक, अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक,
ट्रांसपोर्टेशन, जब कोई भी प्लांट खाना बना लेगा तो उस खाना कहाँ बना? सर खाना तो लीफ में बनता है। हाँ, तो जब लीफ से कहीं और ले जाना पड़ेगा, मान लीजिए रूट को ही खाने की ज़रूरत है, तो वो कहाँ जाएगा? रूट तक जाएगा। उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ सर, हाँ बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर सोल्यूशन फ्रॉम रूट अपवर्ड टू द शूट और फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि शुगर यानी चीनी, चीनी यानी कि ग्लूकोज। अब समझ में आया बच्चों? इतना इम्पोर्टेंट है ये, इसको नहीं पढ़ोगे ना फेल हो जाओगे एग्जाम में, आता जरूर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल स्टिफनेस, स्टिफनेस यानी कि कठोर, यानी स्टिफ हो जाना एक प्लांट का। अगर प्लांट स्टिफ नहीं होगा वो तो अचानक से गिर जाएगा। हाँ सर सही कह रहे हैं। क्या लिखा है? वाटर प्रोवाइड्स टर्जिडिटी fully distended condition which is necessary for stiffness of plant tissue. जब तक एक प्लांट के बॉडी में पानी नहीं होगा वो स्टिफ नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, तभी जब एक प्लांट सूख जाता है तो आराम से टूट जाता है? हाँ बच्चों, यही होता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग पढ़े लिया है, दूसरा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा सर, अच्छा मैंने एक और पेज बना ही लिया था, तो चलिए मैं आपको रूट के बारे में बता देता हूँ। रूट कितने प्रकार की होती है? बेसिकली दो तरह की होती है। कौन कौन सी बच्चों? एक होती है आपकी टैप रूट और एक होती है फाइबरस रूट। हैं, टैप क्या होता है सर? टैप तो नलके को बोलते हैं। अब आप नलके से ही समझ लीजिए, मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये आपका प्लांट है। ये हो गया आपका टैप रूट का मेन बॉडी, ठीक है, यानी कि मेन रूट। अब इसी से कई ब्रांचेस निकली होती हैं। ठीक ठीक बच्चों, और फिर ये प्राइमरी ब्रांचेस हो गई, फिर ये रूट हेयर हो गया आपका। हाँ सर, बट ये क्यों बता रहे हैं? आपने कभी मूली खाया है? इस मौसम में आपको मूली तो ज़रूर मिल रही होगी घर पे खाने को, वैसे मुझे पता है आप लोग बच्चों खाते नहीं होंगे। खैर, फाइब्रस रूट क्या होती है सर? मान लीजिए ये आपका छोटू सा ट्री है, फाइब्रस यानी फाइबर, इसका कोई भी मेन बॉडी नहीं होगा, ऐसे ही ये स्प्रेड कर जाएगी। कहाँ पे? सॉइल के लेयर में। अच्छा, इतना जानना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट था ये समझने के लिए। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अच्छा सर, तो क्या मतलब उसके नियम और कानून है कि वो पानी एफिशिएंट तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए? पहला है सरफेस एरिया। अगर रूट की सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो क्या वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा? हाँ बच्चों, ज़्यादा करेगा। ठीक है, यही लिखा है, द एबिलिटी ऑफ रूट टू ड्रॉ इन वाटर। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? क्या सर? पानी का एब्जॉर्ब होना कहाँ? प्लांट में। ठीक, पहले लिख देते हैं थोड़ा, यानी फैक्टर्स बेसिकली ये वाला। अच्छा, पहला बच्चों, दूसरा बच्चों और तीसरा बच्चों। पहला फैक्टर क्या पढ़ना है हमें बच्चों? क्या सर? पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, दूसरा फैक्टर है सेल सैप और तीसरा फैक्टर है थिन वॉल्स। सर सरफेस एरिया यानी किसी चीज का एरिया। यहाँ एरिया किस एस्पेक्ट में है? रूट के एस्पेक्ट में है। अगर रूट का सरफेस एरिया हमेशा ज़्यादा होगा तो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। ठीक, सेल सैप इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बता देते हैं ये तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? सेल वॉल। जो सेल वॉल होगी रूट की वो हमेशा थिन होगी, पतली होगी तो पानी ऑब्वियसली पास हो जाएगा।
अगर आपके घर की या आपके पड़ोसी के घर की जो वॉल्स है वो थिन है, तो बारिश के समय उसमें क्या हो जाएगी, सीलन लग जाएगी, यानी पानी आ जाता है। ठीक, पहला क्या बताया बच्चों मैंने, क्या सर, क्या सर, ये रहा सेल्स है, थिन वॉल्स, और ये क्या है बच्चों, सरफेस एरिया सर। अच्छा बताओ कि अगर सरफेस एरिया मोर होगी तो एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, मोर होगा, यानी ज्यादा होगा। ठीक, सेल सैप, पहले हम लोग थिन वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर वॉल थिन होगी तो एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन विल बी मोर। अच्छा सेल सैप क्या होता है बच्चों, सेल सैप्स वैक्यूल में कंटेन हुआ एक लिक्विड होता है। बेसिकली इट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, मिनरल्स एंड आयंस with respect to surrounding, सराउंडिंग क्या बच्चों, किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है, सराउंडिंग वाटर। ठीक, मैंने कुछ बताया रहा होगा, शायद वो लेक्चर में नहीं आया होगा, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। सैक में सैप, ये जो सैप होता है ना, ये वैक्यूल एक बड़ा सा सैक होता है, उसी में ये सैप प्रेजेंट होता है, डॉट 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 डॉट, प्रेजेंट इन वैक्यूल। बच्चा वैक्यूल क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है प्लांट में। चलिए अब आपको इसके थ्रू मैं बता देता हूँ, पीछे आ जाते हैं। ठीक, सरफेस एरिया इज एनॉर्मस, ये एक बाल्सम ट्री का डायग्राम है। जैसे आप देख सकते हैं ये रूट हेयर्स हैं जो कि इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। आगे बढ़े, ये मैंने आपको बता दिया, आप लिख से भी सकते हैं। कंटेन्स सेल्स ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स एंड विद रिस्पेक्ट टू ये लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक, ये मैं एक बार और बता देता हूँ, इसको मैंने बेसिकली एक बार पहले भी बच्चों बताया था, बट बेसिकली क्या हुआ, हमारा कैमरा हो गया बंद, लेक्चर हो गया बीच में कट। कोई नहीं, जितनी बार कैमरा बंद होगा उतनी बार हम स्टार्ट करके इसको पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है सर, पढ़ाइए तब, यस कर लेते हैं। हाँ ठीक, आओ आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी बताऊं। कहानी सर, आप कहानी भी सुनाते हैं? हाँ बच्चों, एक कहानी ही है। पहली लेयर आपको किस चीज की मिलेगी, एपिडर्मल सेल की, एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल कैसा होता है, सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल रहेगा एपिडर्मिस, कहाँ पे, रूट हेयर पे। उसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा बच्चों, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है सर, ये जो एक वॉल होती है प्रेजेंट आउटसाइड, ठीक, सेल, ये क्या होती है, ये फ्रीली परमेएबल होती है, मतलब किसी भी चीज को फ्रीली जाने देगी। ठीक, अच्छा आप कभी जैसे बैंक में गए हो, आपने देखा होगा बैंक में आपकी एंट्री तो हमेशा फ्री होती है, कभी कोई आपको नहीं रोकेगा कि भैया बैंक में घुसना ही मना है आपको, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप बैंक को क्या मानेंगे, यानी कि बैंक के गेट को आप सेल वॉल मान लीजिए, सेल मेम्ब्रेन। मैनेजर के ऑफिस में आपको अगर मैनेजर से काम है तो ही जाने मिलेगा, ऐसे जाने मिलेगा नहीं सर, ऐसे तो नहीं जाने मिलेगा। तो आप मैनेजर के ऑफिस को क्या मानेंगे, एम फॉर मैनेजर, एम फॉर मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आपको सेलेक्टिवली जाने दिया जाएगा, जो भी
वाटर या मिनरल प्लांट में नेसेसरीली यानी लार्ज मॉलिक्यूल वाला नहीं जाने देगा, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या, ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। हमने अभी बताया था आपको सैक में सैप, इसी वैक्यूल, ये लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी में सैप प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ये आपका न्यूक्लियस, और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, ये किसका है, ये एक फुल्ली ग्रोन रूट हेयर का है, यानी कि एक मैच्योर रूट हेयर का डायग्राम है बच्चों, मैच्योर रूट हेयर। ठीक, ये सब क्या है, ये स्ट्रक्चर्स कैसे दिए हुए हैं, बेबी रूट हेयर्स, यानी कि अभी बस ग्रो कर रहे हैं। तब आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अगले पन्ने पे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया थिन वॉल होती है, कौन सी वॉल होती है सर, दो वॉल होती है, वॉल नहीं वॉल, दो वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल इज थिन एंड परमिएबल, जैसा कि मैंने बताया, सेल मेम्ब्रेन इज थिन, वेरी थिन एंड सेमी परमिएबल, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल। It allows water molecule to pass through but not larger molecules. लार्ज मॉलिक्यूल या लार्जर मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देगा ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यही डायग्राम पीछे ही बना था, सिंगल सेल, फ्रीली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, साइटोप्लाज्म, सैप में सैप, सैक में सैप, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये रूट हेयर ग्रो कर रही है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लिखा हुआ था, अगर सरफेस एरिया टी नहीं, ऐसे एरो है, मतलब इंक्रीजिंग का साइन है, और ये ROA है, यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, वही चीज़ है। ठीक, इफ थिकनेस इज लेस देयरफॉर एब्जॉर्प्शन विल बी मोर। दो वॉल्स होती हैं थिन थिन, ये होता है वेरी थिन, ये होता है थिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेल सैप के बारे में ये लिखा हुआ था, वही मैंने पिछले बार लिखा था, आप इसको भी देख सकते हैं, मैंने दोबारा लिखा हुआ है पहले। अच्छा, अब होता है हमारा लेक्चर ओवर। हाँ सर, लेक्चर खत्म हो गया, बस इतना ही पढ़ना था आज। हाँ बच्चों, आज इतना ही पढ़ना था। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कि कौन कौन से फिनोमिना और कौन कौन से प्रोसेस से वाटर एंड मिनरल हमारा एब्जॉर्ब होता है। कौन सा सर, पहला तो हमने सुना था पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, डिफ्यूजन बोलते हैं अगर परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ना हो, और अगर हो तो ऑस्मोसिस बोलते हैं। हाँ बच्चों देखिए, पहला डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस लिखा हुआ है। इम्बाइबेशन सेल टू सेल कॉन्टैक्ट में, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अच्छा, अगले लेक्चर को देखने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा बच्चों, ये iMed फाउंडेशन चैनल पे आपको आना होगा। ठीक, बैक करके मैं दिखा देता हूँ और हमारे लेक्चर्स कहाँ प्रेजेंट हैं। स्टार्टिंग में तो मिला नहीं, मैंने लेक्चर शुरू कर दिया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक, उदित बैच ICSE बायोलॉजी 2025 टू 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा ये है। ठीक, सेल साइकिल हमारा पूरा खत्म हो चुका है, ये देखिए फर्स्ट चैप्टर सेल साइकिल। ठीक, उदित बैच, आपको क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ बाय बाय, मैं ही हूँ।